नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद दुबे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रत। भारतीय बाजार में सोमवार की क्या दमदार शुरुआत हुई है और यूं कहें कि मानो आज बाजार को सारे के सारे अहम लेवल्स को टच कर लेना हो, उस तरह से मजबूती का रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। जबरदस्त एक्शन के बीच कामकाज आप देखेंगे बेंचमार्क इंडिसेस में, ब्रॉडर मार्केट्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बढ़िया तेजी के साथ इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार पर लगातार नजर हमारी 800 अंकों की मजबूती पर 24,832 के स्तर पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज। बैंक निफ्टी में करीब 1600 अंकों की तेजी, जबरदस्त एक्शन वहां पर भी देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 3 से 4% तक के अप मूव्स देखे जा चुके हैं दोनों ही बेंचमार्क्स में और साथ ही सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। 55,250 के नजदीक बैंक निफ्टी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को भी देखना चाहिए, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी देखना चाहिए बिकॉज कंफर्ट लेवल के बिल्कुल नजदीक पहुंचता इंडिया विक्स और साथ ही एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी। और क्लोजिंग कॉल की शुरुआत हेडलाइंस से लेकर अब तक का कुछ ही मिनटों में बाजार में तेजी और ज्यादा बढ़ती हुई 24,800 के पार निफ्टी जो है इस वक्त ट्रेड करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। आने वाले 1.5 घंटे में एफएनओ मार्केट चेक इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, इस मजबूत बाजार में यहां से अपसाइड कितनी विजिबल है और आपको क्या कुछ करना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट की पैनल जुड़ेगी, उनसे जानेंगे स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक उनकी रणनीति क्या है। निकुंज की नजर पर भी फोकस रहेगा, विस्तार से समझेंगे कि कौन से स्पेसेस है जिस पर फोकस होना चाहिए। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन ऑप्शन की एक दमदार स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर आएंगे। 3 बजे एक्सचेंजेस पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स खबरें आई हैं उनको छांट कर आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर्स बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेने की भी कोशिश होगी 3:10 पर और साथ ही इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन इवेंट्स ढेर सारे हैं जिस पर नजर रखनी है। तो ये बाजार का लेखा जोखा और आने वाले 1.5 घंटे में ये सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की नजर आईटी सेक्टर में जबरदस्त एक्शन है और इस वक्त अगर आप देखें शरद, गुड आफ्टरनून, काफी अच्छा इस एक्शन के बीच बाजार की बड़ी बातें, इनफैक्ट हर सेक्टर में बड़ी बात है इस वक्त। गुड आफ्टरनून मानसी, आज दिन हरा है और आप कपड़ा भी हरा पहने हैं और ऑल सिलेंडर्स फायर कर रहा है। वीकेंड में जो है हमारी आर्मी ने किया और अब मार्केट्स कर रहा है, तो अब बहुत अच्छा दिन है। और जहां पे देखे हरे की निशान है और फार्मा में भी रिकवरी आ रहा है, जो आपने सही पॉइंट आउट किया। लेकिन बड़ी बातें क्या है, इस पे नजर डाल देते हैं। निफ्टी 850 अंक चढ़कर 24,850 लेवल्स के पास। बैंक निफ्टी देखिएगा 1600 अंक से ज्यादा का उछाल आया है। यूएस चीन की जो ट्रेड डील हुई है वहां पे डाउ फ्यूचर्स भी 900 अंक भाग चुका है। आईटी, मेटल, ऑटो सेगमेंट्स जमकर खरीदारी हो रही है। अगर पूरी सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी शेयरों में भी रौनक आया है। डीएलएफ लगभग 7% ऊपर है और वही सभी अदानी ग्रुप शेयरों में भी जो है जोरदार तेजी हो रही है। लेकिन अब बिग बजर्स क्या है उस पर भी जो है बात कर लेते हैं और यहाँ पे अहम स्टॉक्स जो है जिस पे हमारी नज़र होगी उसको भी हम लोग लिस्ट को शामिल लाएंगे। लेकिन अभी हमारी बड़ी बातें जो स्क्रीन पे आ रही है वो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। ऑफकोर्स रियल्टी स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। तो अब चलते हैं बिग बजर्स। अभिषेक, जरा बिग बजर्स वाले जो इंपॉर्टेंट मार्केट के आंकड़े हैं उनके बारे में बताएं, क्या आपको लग रहा है, क्या स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आ सकता है अभिषेक? शरद, पूरा मार्केट ही वैसे तो आज बजिंग है और बिल्कुल भी अपने लेवल्स को शेड करने के मूड में बाजार दिख नहीं रहा है। मतलब अगर आप सुबह से देखेंगे तो 10 बजे के बाद से मतलब इस बेस पर हम नैरो रेंज ही कहेंगे। लेकिन अगर हम शेयरों की बात करें तो आज देखिए मेटल शेयर चमक रहे हैं क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों देश तैयार हो गए हैं एक दूसरे पर टैरिफ को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने को लेकर और उसके चलते टाटा स्टील, जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील ये चमक रहे हैं। और वजह यह है कि चाइना ना सिर्फ मेटल का सबसे प्रोड्यूसर है बल्कि कंज्यूमर भी है, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुआ है। तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील तमाम शेयरों में 5% से ज़्यादा की तेजी आ रही है। आईटी शेयरों में बाइंग आई है और ठीक ठाक बाइंग हो रही है। इन्फोसिस को 4 जेसीएल टेक, ये तमाम शेयर चल रहे हैं और इसका भी ट्रिगर अमेरिका और चीन की बैठक से ही आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं, तो मान के चल रहे हैं कि अब कम से कम यहाँ से आईटी फार्मा शेयरों के लिए अच्छी दिन आने की शुरुआत हो जाएगी। फार्मा को लेकर हालांकि जो नेगेटिव न्यूज़ आई ट्रंप की तरफ से कि दवाओं की कीमतों में कटौती करने को कहा गया है 30 से 80% के आसपास को, उसके चलते आज हम देखने की थोड़ी प्रेशर आ रहा है। लेकिन पावर शेयरों में आज तेजी का करंट दौड़ रहा है, चाहे सरकारी कंपनीज हों या प्राइवेट कंपनीज हों, पावर फाइनेंसर्स हों, सारे के सारे पावर शेयर दौड़ रहे हैं। आरईसी, पीएफसी, टाटा पावर, अडानी पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनटीपीसी, हर तरफ आज
जबरदस्त तेजी का माहौल है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है तो दो सेक्टर जो काफी ज्यादा इंपैक्टेड हो सकते थे और होने की बात हो गई है। हम देख रहे हैं कि वहां पर बाइंग आ रही है। एविएशन शेयर आज अच्छी रफ्तार के साथ उड़ान भर रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट दोनों में 8% के आसपास की तेजी है। वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया है, तो चीजें थोड़ी सी सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। उसका फायदा मिल रहा है पावर वाली ये एविएशन वाली कंपनीज को लेकर। और दूसरी तरफ होटल वाले शेयरों में भी फिर से जश्न का माहौल है। इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, EIH ये कुछ शेयर हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं कि बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन चलिए जरा ये समझते हैं कि वायदा बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं, पुट कॉल क्या संकेत दे रहे हैं, क्योंकि एक साथ देखिए 3 बड़े ट्रिगर बाजार की आज मदद कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, अमेरिका चीन के बीच ट्रेड को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और इसके अलावा मॉनसून समय से पहले आ जाएगा। ये 3 ट्रिगर बाजार में जोश भर रहे हैं। मानसी, वायदा से क्या संकेत मिल रहे हैं? अभिषेक, गुड आफ्टरनून। देखिए, इस वक्त ना जो भी खबर आ रही है सारी की सारी खबरें बाजार के लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है और आज सुबह से ये संकेत मिल रहे थे। इनफैक्ट इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है भारतीय सेना को, और जिस तरह से ओवर द वीकेंड ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से वहां पर सफलता मिलती दिखी, उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट है, उसे बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। लेकिन बाजार की ही अगर बात करें, 24,847 के लेवल्स पर इस वक्त खड़े हैं। निफ्टी में हम जहां हम इस वक्त बात करें 850 अंकों की करीब 4% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अब रेंज की अगर बात करें 24,378 नीचे की तरफ और 24,853 ऊपर की तरफ, ये एक रेंज में आज पूरे दिन बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा है। लेकिन नीचे की रेंज जो है उसे हर वक्त भुलाते हुए वन साइड अप मूव दिखाए हैं मार्केट ने, और इसी के चलते अगला मूव जो है वो 25,000 का होगा, जिस पर फोकस करना होगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो अपर रेंज में नियर टू दैट लेवल पहुंच भी चुका था निफ्टी, और उसके बाद 25,000 को तय करने की पूरी तैयारी कर सकता है, दमखम रख रहा है। ये हमने सिर्फ आज नहीं, बाजार खुलने से ठीक पहले भी बताया था कि 25,000 जो है इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और आज पूरी तरह से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से सेंटिमेंट आ रहे हैं कि 25,000 के लेवल्स को भी टच कर पाए। उम्मीद यही करके चलेंगे कि बाजार जब क्लोज होता है इन स्तरों के भी दर्शन हो जाएं। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे गिरावट में खरीदारी के मौके ही ढूंढे जाने चाहिए। लेकिन बाजार जैसे अभी शरद बता रहे थे, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बिल्कुल ही गिरावट के रुझान में नहीं है, बिल्कुल गिरावट के मूड में नहीं है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज शायद ना मिल पाए। लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए पोजीशन बिल्कुल बरकरार रखने की राय, और यहाँ से मजबूती जो है वो वन साइड अप मूव एटलीस्ट आज के सेशन के लिए तो नजर आ ही रही है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट जब जुड़ेंगे तो विस्तार से आगे स्ट्रैटेजी वाइज उन्हें क्या लगता है, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, इस पर बातचीत करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, एट प्रेजेंट जहां हम बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी जो है 55,200 के आसपास 55,240 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 1600-1700 अंकों की मजबूती यहां पर भी देखी जा चुकी है। बैंक निफ्टी की आज ही की रेंज की अगर बात करें 54,558 नीचे की तरफ और 55,392 ऊपर की तरफ, यानी कि 55,400 के बिल्कुल नजदीक देखने को मिल चुका एक बार, और वहां से अब थोड़ा सा 55,242 के स्तर दिखा रहा है। रेजिस्टेंस इसके लिए 55,560 का है, क्योंकि इन स्तरों के नजदीक जाकर वापस लौटा है बैंक निफ्टी। क्लियरली नेक्स्ट मूव 55,600 55,600 के होंगे, जिस पर नजर रखनी होगी। अगर 55,560 के रेजिस्टेंस को ये पार कर जाता है तो फिर 55,600 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके बैंक निफ्टी में भी ढूंढने चाहिए, लेकिन जस्ट लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल मूड में नहीं है इस वक्त नीचे जाकर खरीदारी के मौके, अपॉर्चुनिटीज देने के। तो ऐसे में बाजार में जहां पोजीशंस है उन पोजीशंस को बरकरार रखते हुए स्ट्रेटेजाइज करना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर देखेंगे, आउट परफॉर्मेंस इस वक्त आईटी सेक्टर की तरफ से आती हुई देखने को मिली है, और जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस छोटी मझौली आईटी कंपनियां और लार्जर आईटी प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स की कैटेगरी में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में भी आपको आईटी, बैंक, फाइनेंशियल्स नजर आएंगे, और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा आगे आउट परफॉर्म करता हुआ। इसके ठीक पीछे रियल एस्टेट, मेटल, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ओवरऑल ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और फार्मा। आज सुबह बाजार जब हमने खोले थे, फार्मा स्पेस ने बैक सीट ली थी, ऑफकोर्स न्यूज फ्लोज के चलते, लेकिन अब वहां पर भी कह सकते हैं कि रिकवरी आती हुई दिख चुकी है। रियल्टी आईटी में जबरदस्त एक्शन, आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन एफएमसीजी और फार्मा भी जो हल्का फुल्का एक्शन दिखा रहे थे वहां से अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिकवरी मोड दिखा रहे हैं। तो आईटी सेक्टर पर नजर रहेगी। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स को भी एक बार देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया विक्स जो है करीब 21 के लेवल के आसपास शुक्रवार के सेशन में देखने को मिला था। वहां पर
स्पाइक थे और आज के सत्र में करीब 20% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। एट दिस जंक्चर जहां हम बात कर रहे हैं करीब 16% की गिरावट के साथ 18 के लेवल्स के आसपास, यानी कि 15 के कंफर्ट लेवल से बिल्कुल नजदीक है। सो इंडिया विक्स की तरफ से भी इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज भी ठीक ठाक है। सेक्टर स्पेसिफिक तो बाजार में जोर है ही, लेकिन साथ साथ इन स्पेसिफिक भी बाजार में एक्शन जो है बिल्कुल देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक नतीजों का सिलसिला जहां जहां आप देख रहे हैं अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, वो अच्छे नंबर्स का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक्स के तौर पर, स्क्रिप्ट्स के तौर पर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट स्पेसिफिक भी बाजार पर नजर रखनी चाहिए। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला और भारती एयरटेल जैसे कंपनीज पर जिनके नतीजे आने वाले और नतीजों से ठीक पहले एक इम्पैक्ट आता हुआ। सिप्ला की आय करीब 10% बढ़ने का अनुमान है और भारती एयरटेल के आरपूज यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर भी नजर रखनी होगी। सो ये सारा का सारा इंडिकेशन है। स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट बैक्ड एक्शन और मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन काफी है। शरद, बिल्कुल, लेकिन मैं दो चीज के लिए आपको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह आपने जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स बोले, वहां पे सिर्फ 13% दूर है, तो आप वहां पे बैंग ऑन राइट है। और जिस तरह हमारी बातचीत चल रही थी उसी समय निफ्टी फार्मा इंडेक्स हरे निशान में आ गया। तो आप सोचिए, दो चीज तो जो है मानसी जी ने बता ही दिया पहले से ही, और कितना लकी साबित हो रहा है। सारे सेक्टर्स अभी ग्रीन पे है मानसी। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट। और इम्पोर्टेंटली लेकिन ये बता दूं कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उस पे देखिए, वहां पे और ज्यादा मोमेंटम आ रहा है। एक 3.5% ऊपर है और एक 4% ऊपर है। और ऑफ कोर्स एसएमई स्पेस और आईपीओ स्पेस में भी जो है कुछ पॉजिटिव मोमेंटम धीरे धीरे देखने मिलेगा, जो हम ऑफ कोर्स आपको लेके आते रहेंगे। लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। सारे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स है दिन के ट्रेड में। निफ्टी में भी देखें तो एक बार अदानी एंटरप्राइजेस को लाइए, यहाँ पे देखिए लगभग स्टॉक 7% ऊपर है और यहाँ पे भी जो है एक अच्छी ओवरऑल मोमेंटम देखने मिल रही है। आप कोई भी स्पेस उठाइए, हर जगह जो है एक ओवरऑल तेजी देखने मिल रही है। अभिषेक, आपको जो है एक जो है ऑफ कोर्स एक बहुत न्यूज़ फ्लो बड़ा आया है कि विराट कोहली ने जो है रिटायर कर गए हैं, आप कह सकते हैं टेस्ट मैच से। तो ये तो एक एज अ क्रिकेट लवर हमें तो बहुत दुख हो रहा है। अभिषेक, आपको कैसे लगता है कि ये जो डेवलपमेंट्स आई है क्रिकेटिंग स्पेस में, आप भी, मुझे पता है आप विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक वॉइड आ जाने वाला है इंडियन क्रिकेट में कि कोई नए टैलेंट धीरे धीरे करके आने वाले हैं, आपकी राय रहेगी अभिषेक? वॉइड देखिए शरद, थोड़ा मन में आएगा, दिल में आएगा, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो जगह लेने को तैयार हैं। यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं, शुभमन गिल हैं, पीछे की पौध भी अच्छी लग रही है, नीतीश रेड्डी आए थे अच्छा खेल रहे थे। अगर कुछ और यंग टैलेंट्स की बात करें तो तिलक वर्मा ने काफ़ी अच्छा मैच्योरिटी के साथ हाल फिलहाल अपना प्रदर्शन दिखाया है, तो जगह भर जाएगी। लेकिन ये है ना कि इतनी ज़्यादा बेशकीमती यादें दी हैं विराट कोहली ने इंडियन फैंस को, क्या कहें, 9000 के ऊपर रन हैं, 30 के ऊपर की सेंचुरी है टेस्ट क्रिकेट में। और ये बात ठीक है कि पिछले कुछ समय से फॉर्म ठीक नहीं चल रहा था, लगातार आलोचना के शिकार हो रहे थे विराट कोहली। ऑफ स्टंप की बाहर को किस तरह से मतलब लाचार दिखे उन गेंदों पर और बार बार वो आउट हो रहे थे पिछली जो सीरीज हुई थी। तो प्रेशर तो बन रहा था, प्रेशर काफ़ी बिल्ड हो रहा था। एज की बात करें, 36 साल की एज हो चली है। सारे देशों में इस उम्र तक आते आते क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं, तो वैसी उम्र को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब एज अ फैन आप निराश हो सकते हैं कि पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, उसके बाद विराट कोहली ने भी संन्यास ले लिया, तो दो बड़े दिग्गज जा रहे हैं। तो गेम को लेकर जो दीवानगी होती है ना, जो फैन फॉलोइंग होती है, उस पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ेगा। एक दुखद दिन ज़रूर है शरद, लेकिन आज ये क्रिकेट फैंस के लिए। बिल्कुल, तो चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, और ये अपडेट भी हमने आपको दे दिया। क्रिकेट फैंस के लिए खबर जरूर है, लेकिन चलिए अब हमारे सेक्टर और स्टॉक्स पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे बाजार के खिलाड़ी भी जुड़ गए हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हैं हमारे साथ, और नीलेश एक छोटा सा वेकेशन लेने के बाद वापस लौटे हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए कैसी रही आपकी छुट्टियां, और बाजार आप आने के साथ ही आपने बाजार में हरियाली और खरीदारी लेकर आए हैं आप। वेरी गुड आफ्टरनून यू मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, छुट्टियां तो काफ़ी अच्छी हो गई। जिस हिसाब से मौसम ने थोड़ी करवट बदली, तो जिस हिसाब से गर्मी थी वो ठंडक में बदल गई, तो वैकेशन तो काफ़ी अच्छा रहा। और जिस हिसाब से वापसी हुई है बाजार की तेजी के साथ, तो आगाज तो बाजार का अच्छा हुआ है इस सप्ताह का। और जिस हिसाब से एक बड़ा उछाल हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और भी शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होती हुई हमें नजर आ रही है।
25,000 के पार निफ्टी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। हो सकता है आज या कल के सेशन में ही हमें 25,000 के लेवल निफ्टी क्रॉस होता हुआ नजर आए। जिस हिसाब से आईटी स्पेस ने आज पार्टिसिपेट किया है, जो कि काफी लंबे समय से लगातार साबित हो रहा था, तो आईटी स्पेस ने काफी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है और एक लीडरशिप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी हम एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो बैंकिंग स्पेस से भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है। जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आज एक बहुत ही बड़ा फॉल आया है और मेजर जो इवेंट्स है वो आउट ऑफ द वे हैं। मेजर कंसर्न्स अब यहाँ पे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। 15% का ड्रॉप इंडिया वीक्स में देखने को मिल रहा है। तो जो भी चीजें हैं वो मार्केट के फेवर में जा रही है और जो तेजी हम देख रहे हैं वो यहाँ से कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तेजी कंटिन्यूड है और ये कंटिन्यू आगे भी होती नजर आ रही है। इस बीच लगातार नंबर्स रिजल्ट सीजन भी चल रहा है और ज्योति लैबोरेटरीज के तिमाही नतीजे आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मार्जिन्स के आंकड़े में बढ़त 16.4% से 16.8%, स्लाइट इजाफा सालाना आधार पर। कंपनी की आय में बढ़ोतरी है, 660 करोड़ से कंपनी की आय बढ़कर 667 करोड़ पर आती हुई देखने को मिली ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और साथ ही अगर आप देखेंगे मुनाफे के फ्रंट पर कटौती है, करीब 78 करोड़ से कंपनी का मुनाफा जो है वो 76 करोड़ पर नीचे जा गिरा है। इसी के चलते स्टॉक में एक मूवमेंट हम देख रहे हैं टुवर्ड्स डाउनसाइड, ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ ही स्टॉक रिजल्ट के साथ साथ रिएक्ट करता हुआ प्रॉफिट के फिगर में गिरावट और रेवेन्यू और मार्जिन्स के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। नीलेश जी, स्टॉक स्पेसिफिक आपके क्लोजिंग ट्रेड्स आज के लिए क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से हम स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ऑटो स्पेस में से अशोक लेलैंड, ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पर स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है और जिस हिसाब से आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए और यहाँ से ऊपरी स्तरों पर 233 से 236 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अशोक लेलैंड पे नजर रखने की सलाह होगी। 226 का स्टॉप लॉस होगा और ये जो मोमेंटम है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। इसके अलावा बाजार की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये पर्टिकुलर स्टॉक में काफी अच्छा मूव हम आज के सेशन में आता हुआ देख रहे हैं और मार्केट को एक सपोर्ट देने का काम कर रहा है। 3.5% का हुआ इजाफा हुआ है, काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो ये जो मूव है रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। 1450 से 1465 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1419 1419 के स्टॉप लॉस से रिलायंस को भी लॉन्ग चल सकते हैं। 1450 से 1465 तक के लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू आपके लिए हो गई। लेकिन चलिए एक और एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से होंगे लक्ष्मीकांत जी, कहां पर आपकी नजर गई है? लक्ष्मीकांत जी, अगर आपको आवाज आ रही हो आप बताइए कि आपके ट्रेड्स कौन से हैं आज के लिए? जी, सबसे पहला ट्रेड तो एल&टी फाइनेंस का है। यहाँ पर मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है 169 के ऊपर और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, तो एल&टी फाइनेंस को बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 166 का और जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 178 के। सो ये काफी अच्छा स्टॉक है जहां पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एक्साइड इंडिया का। यहाँ पर भी हमें एक गैप अप ओपनिंग मिला है और जो फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है वो काफी बुलिश नजर आ रहा है और आज ही स्टॉक ने 100 और 20 डीएमए के लेवल को रिक्लेम किया है। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉस ओवर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्साइड इंडिया भी बेहतर कॉल है जहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 369 का और जो अपर साइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 399 के। ठीक है, 399 के एक्साइड के लिए टारगेट। लक्ष्मीकांत जी, ₹1 आपने क्यों छोड़ दिया ये? जी, जैसा कि हमें पता है कि 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, तो वहां पे हमें देखने को मिला है कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है और तो इसलिए मतलब ₹1 को छोड़ा गया है। और वहां पे भी अगर हम 399 के वहां पर देख रहे हैं तो वहां पर पिछले स्विंग हाई भी है जहां पे पहले भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो इसलिए जो इसका जो टारगेट है वो 399 का है। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया और एल&टी फाइनेंस हो गया। ये 2 शेयर हैं लक्ष्मीकांत जी के रडार पर, आपको क्लोजिंग ट्रेड के लिहाज से आपको सुझा रहे हैं।
एक और दिग्गज को जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपके 18 आवर्स संदेश पर। आप बताइए सर, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, कन्विक्शन कहां पर हाई है आपका, क्योंकि आज तो पूरा बाजार का जोश हाई है। गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, आज अगर आप देखें स्पेसिफिकली और प्राइमरीली, अगर जो बाइंग इंटरेस्ट, या तो मैं कहूँगा कि शॉर्ट कवरिंग का इंटरेस्ट या शॉर्ट कवरिंग जो बना हुआ है वो आईटी और मेटल्स में बना हुआ है। और स्पेसिफिकली आईटी में कहूँगा कि उसमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, मेटल्स में स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि यूएस चाइना का जो भी अभी ट्रेड वॉर जो चल रहा था उसमें जो भी एक डेवलपमेंट हुआ है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, जिसकी वजह से मेटल्स में तेजी बनी है। तो मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर्स के पीछे मार्केट में काफी बड़ी तेजी है। और इसके अलावा अगर कुछ, मुझे लगता है कि इसको छोड़ के अगर कुछ देखना है तो मैं कहूंगा कि बीएचईएल, यहाँ पे हमें लगता है कि एक तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जो 234 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे वो 224 का रखेंगे। हमें लगता है कि इसमें एक स्पेसिफिक टेक्निकल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन बन रहा है और ये स्टॉक 244 से लेकर 255 रुपए तक भी जा सकता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा ट्रेड लेना है तो मैं लूंगा इसमें इन लेवल्स पे, दैट इज वेदांता मेटल्स में। ये भी स्टॉक 430-34 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट में ये भी स्टॉक खड़ा हुआ है, एक प्रॉपर स्विंग क्रॉस इसने किया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि इसके टारगेट्स शायद जो मेंशन किए वो गलत है, 433-35। इसके टारगेट्स होने चाहिए 450-455 के। और यहाँ पे जो हम स्टॉप लॉस रखेंगे अभिषेक जी वो रहेगा 422 का। तो फाइनल टारगेट है 455 का, करंट लेवल से खरीदे और स्टॉप लॉस रखे 422 रुपए का। इंपॉर्टेंट कॉल्स बीएचईएल, वेदांता देख लीजिए, नोट कर लीजिए, श्रीकांत जी की तरफ से है। लेकिन अब जो है मिहिर सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिहिर वोरा जुड़ रहे हैं। नमस्कार सर। और ऑफ कोर्स सर, एक ही इम्पोर्टेंट जो है ओपनिंग के थीम के ऊपर मेरी सवाल रहने वाली है कि जिस तरह जो है सीज फायर हुआ और एस्केलेशंस कम हो रहे हैं, आज खुद ही एयरपोर्ट्स की जो है खुलने की जो है न्यूज़ फ्लोज भी आ रही है, उसके कारण जो कॉर्पोरेट ट्रैवल या जो आप कह सकते हैं समर हॉलीडेज़ का ट्रैवल था वो हम लोग सोच रहे थे एक हफ्ता पहले कि कैंसलेशंस हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अब देखिए तो सिचुएशन चेंज हो रहा है। इंटरग्लोब एविएशन को लाइए चार्ट पे, यहाँ पे देखिए 8% ऑलमोस्ट स्टॉक ऊपर है। वहीं सारे होटल स्टॉक्स पे भी तेज़ी आ रही है। तो ये ओपनिंग अप थीम जो था, जो रिवर्सल हो गया है, आज सारे ही स्टॉक्स में जो एक अच्छी तेज़ी आ रही है। स्टॉक्स, ट्रैवल टूरिज्म के स्टॉक्स, एयरपोर्ट के स्टॉक्स। सो मीर सर, ये जो है सस्टेन्ड लगता है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अभी भी समर हॉलीडेज़ बाकी है। बहुत लोगों के जो है समर हॉलीडे प्लान्स अभी भी कैंसिल नहीं हुए हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल हो या इंटरनेशनल ट्रैवल हो। तो यहाँ पे मीर सर फंडामेंटली क्या लगता है कि ओपनिंग अप थीम हो रही है, कॉर्पोरेट ट्रैवल शायद वापस रिज्यूम कर सकता है। इंडियन होटल्स देखिए स्टॉक 7% ऊपर है। आईटीसी होटल्स को भी एक बार चार्ट पे लाइए, यहाँ पे भी जो है क्या मोमेंटम आता है वो भी हम देख सकते हैं। EIH है, इन सारे स्टॉक्स पे जो आप देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम आ रही है। तो यहाँ पे मीर सर क्या लगता है कि ओवरऑल फंडामेंटली क्या इंडस्ट्री का लगता है ये रीओपनिंग थीम को लेके, भले ही एक हफ्ते 2 हफ्ते प्रॉब्लम्स हुए, और यहाँ पे क्या कौन से स्टॉक्स लगते हैं कि और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे? देखिए, इन जनरल मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक्स ये जो बॉर्डर सिचुएशन की वजह से ज्यादा करेक्ट हुए थे उसकी रिवर्सल तो आज हमें दिख ही रही है। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन का जो ये मूवमेंट है वो हमें थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि काफी सारी शॉर्टिंग होती है, कवरिंग होती है और फ्रेंजी बिल्डअप होती है। तो ये वॉलेटिलिटी तो रहने वाली है 1-2 दिन के लिए, क्योंकि स्टॉक्स काफी रिएक्ट भी किए थे। खास करके मैं देखा था कि फ्राइडे को काफी करेक्शन आई थी बाजार में, उसके पहले तो फिर भी नॉर्मल थी बाजार। तो आज का जो है वो पुल बैक है, उसको इग्नोर करें। बट फंडामेंटली अगर हम देखें क्या हम ये सेगमेंट्स में पॉजिटिव है, उसका आंसर यस। ये जो एविएशन है, होटल्स हैं, जो हाई एंड कंजम्पशन की हम बात करते हैं, टिपिकली प्रीमियम कंजम्पशन वाली आइटम है, वो हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। और लॉन्ग टर्म के लिए तो ये डेफिनेटली सेगमेंट में हम एक्सपोजर बनाए रखेंगे। ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर जो है बनाए रहेंगे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में, मीर सर की राय है। लेकिन निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार लाइए, जो पूरा इंडेक्स है ऑलमोस्ट 6% ऊपर आया है। ऑफ कोर्स आप देखें इन्फोसिस और सारे जो आईटी
है, सब में तेज़ी देखने मिली है। और ओवरऑल हम देखें परसिस्टेंट, स्कोफोर्स, सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी तेज़ी आई है। अब ये तेज़ी क्या सस्टेन करेगी? वैल्यूएशंस पे एक सवाल उठता है आईटी का। ऑफ कोर्स जो गाइडेंस है इस साल का बहुत कंपनी ने तो दिया ही नहीं है, कभी गाइडेंस दिया भी है तो वो कम दिया है। अभी भी जो है एआई का थ्रेट जो होता है या डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का थ्रेट अभी भी बना हुआ है और अभी तक क्लैरिटी नहीं आया है। लेकिन जो तेज़ी आ रही है वो लगता है वो सस्टेन कर पाएगी, और अगर सस्टेन कर पाएगी तो कौन से वो आईटी स्टॉक्स होंगे नीलेश जी? अगर देखा जाए तो टेक्निकली बहुत साउंड लग रहे करंट लेवल्स पे। जरा नीलेश बताए टेक्निकली साउंड कौन सा आईटी कंपनी रहेगा अगर आपको पिक करना हुआ तो आज? बिल्कुल, देखिए मॉर्निंग में हमने खरीदारी की सलाह दी थी इन्फोसिस पर, आपके ही चैनल पर, जहां पर हमारे टारगेट अचीव हुए हैं और अभी भी हमारा ध्यान पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। अगर प्रिफर्ड बेट की बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजी अब हमें पसंद आ रहा है। अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग मूव हम आज देख रहे हैं, और एचसीएल टेक ने जिस हिसाब से आज इस पर्टिकुलर काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ ओआई में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। 6% के आसपास का फ्रेश ओआई एडिशन हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 1700 प्लस तक के लेवल्स हमें एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। 1645 1645 के स्टॉप लॉस से एचसीएल टेक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। जी बिल्कुल, एचसीएल टेक और इन्फोसिस दोनों पे नज़र रखिएगा, बाई रेटिंग है करंट सिचुएशन में। लेकिन किन शेयरों में बिग एक्शन देखने मिल सकता है उसको बताने के लिए अशेषा हमारे साथ जुड़ रही है। अशेषा बताएं। बिल्कुल, बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले बीईएमएल स्टॉक पर नजर डालेंगे। करीब 5% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। कुछ बड़ी खबरें निकल कर आई वीकेंड पर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 60 हेक्टेयर जमीन दी है, जहां पर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपांड चाहती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने भी 100 एकड़ जमीन दी है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। काफी अच्छी खबर निकल कर आई, जिसके चलते बीईएमएल 140 के आसपास अच्छी खासी 4.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। इसके अलावा नतीजों के दम पर भी कई स्टॉक्स फोकस में है। सबसे पहले त्रिवेणी टर्बाइन की बात करेंगे। 15 से 16, इनफैक्ट अभी 10%, थोड़ा सा कूल ऑफ हो चुका है, लेकिन फिर भी 10% की तेजी के साथ कारोबार। आय में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली। मुनाफे 76 करोड़ के आसपास आया, लेकिन ऑल इन ऑल नतीजे काफी अच्छे रहे, जिसके चलते त्रिवेणी टर्बाइन में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखी है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक की बात करेंगे। ये भी ओवर द वीकेंड खबर निकल कर आई। एक कंपनी ने ऑडिट शुरू किया है। हाल फिलहाल में डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ी थी, और उसके अलावा मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की है, आउटलुक नेगेटिव का रखा है। ये भी एक एक्सचेंज फाइलिंग ही थी, तो खबर नेगेटिव है इंडसइंड बैंक को लेकर, जिसके इंडसइंड बैंक में भी 3.5% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। जी धन्यवाद अशेषा। बिग एक्शन स्टॉक्स आपने बताया, बीएमएल, त्रिवेणी टर्बाइन और इंडसइंड बैंक, इन तीनों स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे स्टॉक में एक्शंस भी देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम जो हैं जारी रहेंगे। लक्ष्मीकांत जी, श्रीकांत जी और नीले और मिहिर जी, ये सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और इम्पॉर्टेंट कॉल्स क्या रहने वाले हैं, बीटीएसटी क्या रहने वाले, क्या इवेंट्स टू वॉच रहेगा, इन सब पे हमारी नज़र रहेगी। हम आते हैं ब्रेक के बाद। एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए कट कितना गहरा है। अरे भरोसा रखो, अच्छे से स्टिचिंग करूंगा। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए। अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Mama must be missing us, na? New GT line, Taigun and Virtus. Volkswagen. कैश कम है, विड्रॉ करना पड़ेगा। ट्राई एसबीआई डोरस्टेप बैंकिंग, कन्वीनियंट है। बैंक आएगा, करेगा कैश डिलीवर, टिक। टीडीएस सर्टिफिकेट, टिक टिक।
अकाउंट स्टेटमेंट टिक 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 हैट्रिक, सबको पता है। SBI डोरस्टेप बैंकिंग कन्वीनियंट है, सबको पता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर श्रीकांत चौहान और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी तो हैं ही, लेकिन साथ ही ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा भी हमारे साथ है। मिहिर सर, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। और सर, जहां बाजार में इतनी ज़्यादा मजबूती इस वक्त नज़र आ रही है, सबसे पहले तो इस मजबूती के साथ साथ आपको भी एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी। ट्रस्ट फ्लेक्सी कैप फंड ने 1000 करोड़ का AUM लास्ट मंथ टच किया है। सो जब वॉलेटाइल सिनेरियोज थे तब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, और इस वक्त भी वैसे अगर याद करें तो लास्ट पूरा का पूरा हफ्ता काफी वॉलेटाइल था, काफी उतार चढ़ाव थे और कोई साइड, कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा था। इज इट टू अर्ली टू बी हैप्पी ऑन दिस मार्केट, या फिर यहाँ से मजबूती की पूरी तस्वीर नजर आती है आपको? नमस्कार मानसी एंड थैंक फॉर द विशेस। देखिए, ये बाजार तो मुझे लगता है कि ऑल द नेगेटिव्स की जो वॉल ऑफ वरी कहते हैं उसको क्लाइंब कर रहा है, बट फंडामेंटली भी काफी सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे फेवर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो लग रहा है कि ग्रेजुअली डिफ्यूज हो रही है। अभी हमने जस्ट अनाउंसमेंट देखी कि शायद चाइना और US के बीच में भी जो ट्रेड डील है वो काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही है और शायद टैरिफ्स वगैरह का भी कुछ एक टेम्पररी सॉल्यूशन बना रहा है। उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो US फ्यूचर्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं। RBI लिक्विडिटी भरपूर प्रोवाइड कर रही है इकोनॉमिक सिस्टम को, करेंसी स्टेबल है, तो एक अच्छा माहौल बन रहा है कि जो हमने अप्रैल 2 ट्रम्प टैरिफ्स के बाद जो शार्प करेक्शन देखा था और उसके बाद पहलगाम इंसिडेंट के वजह से भी बाजार जो वॉलेटाइल हुआ था वो सबको पार करके बाजार मुझे लगता है नए स्टार्ट की ओर जा रहा है। अच्छी बात यह है कि डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह का तो पैसा बाजार में कंटिन्यूस आ रहा था, तो नेट पॉजिटिव बाइंग रोज की दिख ही रही थी हमें। लेकिन पिछले 15-20 दिन से हमने FIIs की भी काफी कंसिस्टेंट बाइंग देखी है आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो लिक्विडिटी देखो, सेंटीमेंट देखो, फंडामेंट्स देखो, तो मुझे लगता है बाजार एक अच्छी तरह से रीसेट हो रहा है, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं। बस हमें अभी लग रहा है कि सेकंड हाफ में जो पिकअप की एक्सपेक्टेशंस है वो अगर बरकरार रहेंगी तो एक अच्छा माहौल बन रहा है हमारी इंडियन मार्केट्स के लिए। पॉजिटिव माहौल बन रहा है और एट दिस जंक्चर तो यही कह सकते हैं कि कन्विक्शन जो है हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को, साथ ही हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी फिलहाल सही नजर आता है। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। ये जो EMS कैटेगरी वाले स्टॉक्स हैं इसे एक बार पुल अप करना चाहिए। इन पर्टिकुलर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में बढ़िया मजबूती देखने को मिल रही है। इसके ठीक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज को भी देखना चाहिए, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज की इस मजबूती के पीछे तो खबर भी है। फ्रांस की कंपनी अल्केटेल के साथ स्मार्टफोन बनाने के लिए इन्होंने करार किया है और ये एक न्यूज़ फ्लो है जिसके चलते ऑलमोस्ट 5% गेन्स के साथ दिन के दौरान एक अपॉर्चुनिटी भी दी एंट्री करने की, लेकिन उसके ठीक बाद फिर से हम देख रहे हैं मजबूती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज और उसके साथ साथ EMS स्पेस पर। आपकी राय क्या होगी? नहीं, तो देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरी स्पेस जो है उसमें हमें काफी सिलेक्टिवली काम करना है। और क्योंकि क्या है कि मार्केट अगर देखा जाए तो इन लेवल्स पे आके खड़ा है जहां पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। 25,000 के करीब हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा केयरफुल रहना काफी जरूरी है। बट स्पेसिफिकली अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इन लेवल से जी बिल्कुल। श्रीकांत जी, फिर से आपसे ये सवाल पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन आपको बता दें भारत पाकिस्तान के बीच DG स्तर की जो बातचीत है वो मीडिया ब्रीफिंग शुरू होने जा रही है और ये ब्रीफिंग की तरफ सीधा आपको लेकर चलते हैं। भारतीय सेना ने जानकारी देकर ये बताया कि ये ब्रीफिंग हो रही है और चलिए ये इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग DGMO की तरफ से जो हो रही है सारी की सारे एक कह सकते हैं कि रैशनल जो है वो सब कुछ बता रहे हैं, वो सब आपको बताते हैं। पहले विवेक मर जाता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, टोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ।
Good evening, ladies and gentlemen. Jai Hind. Welcome to this special press conference on Operation Sindoor. Like yesterday, we'll have the opening statements by the three senior officers who are here with me. You all know them well now. However, for those who were not here yesterday, let me introduce you to them. In the middle, we have Air Marshal A.K. Bharti, Director General Air Operations, who will provide insights on the air domain. To his right is Lieutenant General Rajiv Ghai, Director General Military Operations. He will cover the land aspects. And to my immediate right is Vice Admiral A.N. Pramod, the Director General Naval Operations. Following these briefings, we will be having a few question and answers. May I now request the DG Air Operations to commence the proceedings. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment
by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days war fighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yama system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. Two representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is a strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं
इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टीयर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है। और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत दी थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले
कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। इन द एंड, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest, to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years,
and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdo Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से आप। गर्व की बात है हमारी सेना को, हम इस वक्त सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाइव अपडेट्स इस वक्त आप देख रहे थे। तीनों सेना यानी कि जल, थल और नभ, तीनों सेना के प्रमुख यहां पर मौजूद थे और उनकी प्रेस ब्रीफिंग जारी थी। हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, ये कहना था सेना प्रमुखों का। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों का खात्मा किया, वो भी पहलगाम आतंकवादी हमले के ठीक बाद एक जवाब के तौर पर, जिस पर पाकिस्तान ने अंधाधुंध फायरिंग और ड्रोन्स चलाए। लेकिन चाइनीज ओरिजिन मिसाइल्स जिसके इस्तेमाल पाकिस्तान ने किए थे, उनके डिस्ट्रॉयड पार्ट्स को भी इस ब्रीफिंग में सीधे तौर पर दिखाया गया। वहीं लेजर गन से पाकिस्तान के ड्रोन्स को हमने बेहद अच्छे तरीके से, काबिल तारीफ तरीके से नष्ट किया था, उसको भी दिखाया गया। और भारत डिफेंस सिस्टम का पूरा ओवरव्यू देती हुई सेना, और अंत में बड़े ही गर्व से सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि सभी मिलिट्री बेसिस, सारे के सारे इक्विपमेंट, सारे डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो इस वक्त एब्सोल्युटली ऑपरेशनल हैं और किसी भी तरह के नए मिशन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो डीजीएमओ की प्रेस ब्रीफिंग के सारे अपडेट्स यहाँ पर आपके लिए। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया पेशेंट हमारे साथ बने रहने के लिए। बस एक ब्रेक के बाद उनसे बातचीत जारी रहेगी। तो तीनों सेनाओं की ब्रीफिंग चल रही थी ब्रेक से पहले, और वो जानकारी दे रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से अंजाम दिया गया और किस तरह से पाकिस्तान की
जो सैन्य ठिकाने हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन देखिए, ये सारी की सारी पॉजिटिविटी जो बिल्ड हुई हैं कि अपर हैंड भारत का इस लड़ाई में, उसके बाद सीज फायर भारत का अपनी शर्तों पर कि आगे से कोई भी अगर आतंकी गतिविधि होती है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। तो बाजार वहां से क्यूज गैदर करके आज पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहा है और अब निफ्टी की जो तेजी है वो है 900 अंकों से भी ज्यादा की, 25,000 के बेहद करीब जाके निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 4% के आसपास की तेजी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 1800 अंकों के आसपास का उछाल आपको दिखेगा। निफ्टी में सिर्फ 2 शेयर आज कमजोर हैं, एक तो सन फार्मा क्योंकि अमेरिका से थोड़ी नेगेटिव न्यूज आई थी और दूसरा है इंडसइंड बैंक की जिसके आउटलुक को लेकर एक नेगेटिव खबर आई थी, तो ये दोनों कमजोर हैं। अदरवाइज बाजार में कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सेक्टर जो लगातार मतलब और मजबूत हुआ है वो है आईटी का खेमा। इन्फोसिस इस वक्त टॉप गेनर है 8% के आसपास की तेजी के साथ, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड डील हुई है, दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ घटाए हैं। उम्मीदें अब ये हैं कि जो 90 दिनों का जो समय मिला था रेसिप्रोकल टैरिफ को इंप्लीमेंट करने को लेकर, उस पर विचार करने को लेकर, शायद अब चीजें सभी देशों के साथ यूएस के डीएस्केलेट हो जाएं और ये आईटी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। आईटी और मेटल ये 2 सेगमेंट हैं जिनका ग्लोबल लिंकेज है, इनको फायदा होगा निश्चित तौर पर। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, फिर से लौटेंगे उनके पास। श्रीकांत जी, आप भी बड़े गौर से सुन रहे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को। खैर, लौटते हैं भारतीय बाजार पर। ये आईटी वाले शेयरों की तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि परेशान काफी ज्यादा किया है। अमेरिका में कॉस्ट कट वाली एक तनाव था, उसके चलते हमने पिटाई होते हुए देखी थी आईटी शेयरों की। अब रिकवरी वाले फेज में है। किसी को मान लीजिए कि अगर नई प्लानिंग के साथ अगर बाजार में उतरना है और आईटी पर विचार करना है तो आपके हिसाब से 2-3 शेयर कौन से होंगे? मिड कैप, लार्ज कैप, आप नाम ले लीजिए अगर कहीं फ्रेश बाइंग के मौके बन रहे हो तो। नहीं, बिल्कुल, तो आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि जैसे आज ये एक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो आया है यूएस चाइना के टैरिफ रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, अगर उसमें अगर थोड़ी सी डेवलपमेंट्स अगर हो रही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को होगा, नैस्डैक को होगा, उसके पीछे आईटी कंपनीज चल सकते हैं। अपने इधर कई सारे आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशंस थी तो उसमें कवरिंग आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बिल्कुल इसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को होगा। और अगर स्पेसिफिकली 2 या 3 स्टॉक्स को देखना है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इन्फोसिस, ये स्टॉक अभी भी हमें अच्छा लग रहा है। इन लेवल से भी हमें लगता है कि इसमें और तेजी बन सकती है और अगर ये तेजी अगर और बरकरार रहती है तो फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो तकरीबन होने चाहिए 1730 रुपए के। तो उन्हीं लेवल्स के करीब ये स्टॉक ने काफी बड़ा वक्त निकाला था ब्रेकडाउन के पहले, तो वो लेवल्स का रीटेस्टिंग हो सकता है ऐसे लग रहा है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इन्फोसिस एक पोजिशनल व्यू के साथ खरीदे, क्योंकि आज के दिन में 8% चल चुका है, इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक से कोई रिएक्शन आ भी सकता है, बट ओवरऑल तेजी बनी तो 1730 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो इन्फोसिस को एक खरीदे। साथ ही साथ मुझे लगता है कोफोर्ज, यहाँ पे भी काफी अच्छे क्वार्टरली नंबर्स थे और साथ ही साथ इसमें स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट है। तो करंट लेवल से अगर इसे खरीदते हैं 8,300-350 में, तो हमें लगता है कि ये भी स्टॉक एक बार 9,000 रुपए तक जा सकता है। तीसरा स्टॉक जो मैं अगर इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर जोड़ना चाहूंगा तो वो है नौकरी, Info-Edge.com, जो 1475 के करीब ट्रेड कर रहा है। अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल ब्रेकआउट को क्रॉस कर चुका है 1450 में। अब यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1550 से लेकर 1600 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन 3 स्टॉक्स में हम पोजिशनल बेसिस पे दाव लगा सकते हैं। ये कुछ शेयर्स आपको बताए हैं श्रीकांत जी ने जहां पर आप भरोसा करके चल सकते हैं कि यहां पर और पैसे बनेंगे। लेकिन कुछ नतीजे आने वाले हैं कल, जिसमें कि टाटा मोटर्स के नंबर आएंगे, हीरो मोटोकॉर्प अपने नतीजे जारी करेगी, सिप्ला के भी नतीजों का इंतजार रहेगा। लेकिन हीरो मोटो पर एक व्यू नीलेश जी, लक्ष्मीकांत जी आपसे चाहिए। हालांकि रिकवरी हमने देखी है, 550 रुपए तक ये शेयर गिर गया। टाटा मोटर्स माफ कीजिएगा, उसकी बातचीत कर रहे हैं। 550 के नीचे गिर गया था शेयर, वहां से रिकवरी की शुरुआत हुई और उसके बाद 700 रुपए के ऊपर लौट के ये शेयर आया। जो अनुमान हमारे पास है कि नंबर्स आएंगे कैसे, तो आय करीब 3% बढ़ने की उम्मीद है। मुनाफे में आशंका ये है कि 56% के आसपास की गिरावट होगी। तो ये मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आएंगे टाटा मोटर्स की तरफ से। आपको चार्ट कैसा लग रहा है शेयर का?
क्या नतीजों का वेट कर लें उसके बाद ही कोई रणनीति बनाएं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नतीजों का वेट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही रणनीति बनानी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो देखने को मिला है लोअर लेवल से, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 640, और देन आफ्टर हमें यहाँ पर कंसिस्टेंट अपसाइड के मूव देखने को मिले हैं। और फ्राइडे को यहाँ पर हमें एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी जो टाटा मोटर्स के जो प्राइजेस है वो पिछले स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। अराउंड 725 के आसपास ही पिछला स्विंग हाई था, और अभी स्टॉक उसके नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है एक बार नतीजों का वेट कर लेना चाहिए। अगर फिर से प्राइजेस 725-30 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तब फिर बाइंग के लिए यहाँ पर रेकमेंड करना मुनासिब होगा। और अगर उस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन आफ्टर हमें 755 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, देन आफ्टर 785 जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस है, वहां तक फिर ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज हमें एक शॉर्ट टर्म डिप का भी हम वेट कर सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 690 टू 685। वहां पे एक की मूविंग एवरेजेस है, तो अगर वहां से कुछ रिबाउंड आता है तो वो एक दूसरा लेवल है जहां पर हम हीरो टाटा मोटर में बाय करके चल सकते हैं। अब जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज पांडे ICICI डायरेक्ट से। नमस्कार पंकज जी। यहाँ पे जो है बाजार पे देखा जाए तो अच्छी मोमेंटम जो है सेगमेंट्स देखने मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने IT सेगमेंट की भी जो है डिस्कशन की है, लेकिन ओवरऑल जो है PSU बैंकिंग स्पेस की भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। सारे PSU स्पेस की अगर बात करें खास करके बैंक्स की, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिले। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी लगभग 3% ऊपर है। यहाँ पे PSU बैंक्स में जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सी क्या वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ओवरऑल जो है क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगा पंकज जी? और अगर करेगा सस्टेन तो आपके कौन से पिक रहेंगे PSU बैंक के ओवरऑल बैग में? पंकज जी आप म्यूट पे हैं, ज़रा म्यूट को आप जो है ऑफ करें। अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। पंकज जी PSU बैंक पे जो है हाँ जी रहने वाली है आपकी। देखिए PSU बैंक्स में काफी वेरिड परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी इनका करीब 8 बिप्स का मार्जिन कंप्रेशन हुआ था, गिरा था, और इस क्वार्टर में भी हुआ। और Q1 में भी बैंक बहुत क्लियर नहीं है कि ये ट्रेंड कैसे निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं बॉब एक ऐसा स्टॉक है जहां पे मेरे हिसाब से ओवरऑल परफॉर्मेंस ट्रेजेक्ट्री काफी क्लियर नहीं है। बट पैरेलली अगर मैं बड़े स्टॉक में बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो मार्जिन कंप्रेशन था 3% था, ओवरऑल सेंस है कि ये करीब 1% ROE आराम से डिलीवर कर पाएगा। प्लस हालांकि इसका ग्रोथ जो 14-15% के पास में बैंक बोल रहा था वो उससे थोड़ा नीचे आया, 12-13% के आसपास में आया, और उतना रहेगा। बट SBI हमें काफी कंफर्ट लगता है। सिमिलरली PSU बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो इंडियन बैंक है, एक अकेला बैंक है जहां पे ROE जो है वो 1% के ऊपर है। ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी का कोई कंसर्न नहीं है। तो आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक मेरे हिसाब से टॉप 2 काउंटर्स होंगे जो PSU बैंक प्रेफर करते हैं। और इंडियन बैंक जो है प्रेफरेंस में है अगर आप बात करें PSU बैंकिंग स्पेस से। धन्यवाद पंकज जी। लेकिन मेरे को मेटल स्पेस में जो है यहाँ पे बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। अब चाइना जो है जहाँ पे न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव आता है तो हमेशा मेटल स्पेस पे जो है हम नज़र रखते हैं, और मेटल स्पेस में देखें तो यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ आया, 6% ऑलमोस्ट ऊपर है निफ्टी मेटल इंडेक्स। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि 2 या 3 साल का हाईएस्ट लेवल पे जो है इंटरडे जंप निफ्टी मेटल इंडेक्स का होगा। इंटरेस्टिंगली बात करें श्रीकांत जी तो मेटल स्पेस में वॉलेटिलिटी ज़रूर रहती है। ऑफ कोर्स चाइना और US का ट्रेड डील का जो है ओवरऑल जो है 16 मानते हैं कि हो गया, उसके डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। और चाइना जब उनकी मोमेंटम या बिजनेस बढ़ती है तब जो है ओवरऑल ग्लोबल मेटल्स में भी डिमांड बढ़ती है, और उसके कारण क्या होता है भारत के भी मेटल स्टॉक्स चलते हैं। इसका एक रीज़न हो सकता है कि मेटल स्टॉक्स में तेज़ी आई है। लेकिन इस पूरे जो मेटल पैक में श्रीकांत जी ज़रा बताएं कि इम्पोर्टेंट टेक्निकली जो है साउंड और कमाई के मौके कहाँ मिल सकते हैं, कौन सा आपका पिक रहेगा मेटल स्पेस में? ज़रा बताएं शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है कौन से अच्छे कंपनीज लग रहे हैं जिनके लेवल सस्टेन कर सकते हैं। श्रीकांत जी बताइए। बिल्कुल, तो यही कुछ फंडामेंटल रीजंस है जिसकी वजह से मेटल स्टॉक्स में हम तेजी देख सकते हैं।
और फिर अगर इस पर्टिकुलर स्पेस को देखना है तो मुझे लगता है कि इनमें जिंदल स्टील एंड पावर ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे हम करंट लेवल से भी खरीद के चल सकते हैं। 904 905 के करीब है। इसमें तेजी बनेगी तो वापस से ये स्टॉक 935 से लेकर 945 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मैं इसे लॉन्ग करता हूँ तो मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 890, तो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स 40-45 रुपए के नजर आते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि वेदांता ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम खरीद के चल सकते हैं। 435-36 के करीब ट्रेड कर रहा है। आज की रिकवरी वैसे देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं एंड बेस्ड ऑन दिस टेक्निकल ब्रेक में लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 450-55 तक जा सकता है और काफी बेस्ट के सिनारियो में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 480 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो वेदांता और जिंदल स्टील एंड पावर ये दो स्टॉक्स में हम खरीदारी का व्यू रखेंगे। तो बिल्कुल बाई की राय जो है वेदांता और जेएसपीएल में। ऑफ कोर्स वेदांता में एक तो डिविडेंड प्ले भी है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग भी हो रही है। उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं, उसकी धीरे धीरे वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। और अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो आपको सारे ही बिजनेस एक एक शेयर होल्डर्स का मिरर इमेज पे आपको मिलेगा। तो वैल्यू अनलॉकिंग का थीम भी है, तो उसको स्टडी ध्यान से कर लीजिएगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस साइड जो है BTST STBT ट्रेड्स और इवेंट्स टू वॉच क्या रहने वाले हैं कल, उस पर हमारी नज़र रहेगी। बेस्ट है, सबको पता है। एसोसिएशन विद SBI। Look at that. Crowders opens big every time. Can you believe it? अभी तो शुरू हुआ है. Getting the right start is half the win. Be it a savings account or a current account. Start big, grow bigger. The latest in tech ensures seamless account openings with City Union Bank. Game on, bank on. 6 एक्सप्रेसवे संचालित देश का सबसे बड़ा रेलवे, देश में सर्वाधिक एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार में बुनियादी ढांचे का त्वरित गति से अभूतपूर्व विकास कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को किया मजबूत। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन से जोड़ने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे पर दिन और रात में उड़ान भर सकते हैं भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान। जेवर में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बन गया है एक्सप्रेसवे प्रदेश। Mama must be missing us, na? Let's take it on, spin, give me one day. Feel the itch under my skin, it's a one day. You believe it when you see me and done, hey. New GT line, Taigun and Virtus. Volkswagen. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मजबूती का रुझान बाजार में तो देखने को मिल ही रहा है। बेंचमार्क इंडिसेस, ब्रॉडर मार्केट से यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी अच्छी और डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हरियाली है। लेकिन जहां इक्विटी मार्केट्स में तेजी है, कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी की चाल में कमजोरी हाथ लगी है। गोल्ड में हम देख रहे हैं, चाहे फिर ग्लोबल मार्केट हो या फिर घरेलू बाजार हो, घरेलू बाजार में MCX पर सोने में करीब 3,900 रुपए की गिरावट देखी जा चुकी है। 92,700 के लेवल्स के आसपास 3,800-900 रुपए की गिरावट पर यह सोना ट्रेड करता हुआ और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की चाल में बिकवाली का दबाव इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 1.5 से 2%। दरअसल US चाइना ट्रेड टॉक्स जो हैं उन्होंने सेफ हेवन अपील को एक तरह से डेंट या कह सकते हैं कि करेक्शन के फेज में ले जाने का काम किया है। लेकिन चलिए, गोल्ड सिल्वर पर तो एक गिरावट का रुझान है, लेकिन बाजार इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर कर रहा है ट्रेड। 24,921 के लेवल्स पर करीब 900 अंकों की तेजी निफ्टी में आप पाएंगे। वहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी 55,341 के स्तर 1700 अंकों की तेजी इस वक्त दिखाते हुए सेंसेक्स में 2,900 अंकों की तेजी देखी जा रही है। और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन भरपूर है। करीब 2,000 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप और 700 अंकों के नजदीकी मजबूती स्मॉल कैप में भी नजर आ रही है। आइए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से
पर बाजार में अगर कोई BTST STBT ट्रेड्स के मौके हैं तो समझते हैं। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। एक तो डिक्सन टेक पर आपकी राय रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही अगर BTST STBT ट्रेड्स कोई है तो बताइए। बिल्कुल। तो देखिए, डिक्सन में तो हमें लग रहा है कि इसमें और तेजी बन सकती है और ग्रेजुअली ये स्टॉक वापस से अपने 17,500 या 18,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी अगर इसमें पोजिशनल व्यू लेना हो तो बिल्कुल इसे खरीदे। 16,000 के करीब मिल रहा है, 15,500 का, लेकिन स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और टारगेट्स रखेंगे हम 18,000 के। थोड़ा पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट टर्म व्यू के साथ अगर ट्रेड लेना है तो मैं कहूँगा TVS मोटर्स यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। 2758 2760 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है और वापस से ये स्टॉक 2800 2850 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 2760 में इसे खरीदे और 2730 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स नजर आते हैं 2800 और 2850 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि और एक स्टॉक जहां पे तेजी बन सकती है वो है मैक्स हेल्थ। 1160 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये भी एक अपने ब्रेकआउट पॉइंट के नजदीक है। 1160-65 में इसे खरीदे, 1130 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं 1230 रुपए के। और मैक्स हेल्थ केयर दोनों स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त BTST कैंडिडेट के तौर पर श्रीकांत जी अपने रेडार पर रख रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आप बताइए आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड्स क्या होंगे? जिस तरीके से निफ्टी रिटेल सेक्टर में उछाल देखने को मिले हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो निफ्टी रिटेल के ही सेगमेंट का ट्रेड है जो कि है निफ्टी रियल सेक्टर के स्टॉक्स का ट्रेड है गोदरेज प्रॉपर्टी। सो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और डेली के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे हमें 200 और 20 DMA के क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को करंट लेवल से बाय करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1265 का। और जो अपर साइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 1330 के। सो गोदरेज प्रॉपर्टी को एज ए BTST ट्रेड हम रिकमेंड करते हैं। तो चलिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक्शन में गोदरेज प्रॉपर्टीज है फोकस रेडार पर लक्ष्मीकांत जी के। पंकज जी, लास्ट वीक की ही बात है जब आप हमारे सिस्टर चैनल के साथ कनेक्ट हुए थे और आपसे सवाल पूछा गया था। अमूमन मई के लिए कहा जाता है सेल इन मे एंड गो अवे। तभी आपने जवाब दिया था कि आपको ये नहीं लगता है, इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल शॉक्स जो है इससे बाजार उभर जाएगा। अब बाजार उभरता हुआ नजर भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को? डू यू सी एनी रिस्क फ्रॉम हियर ऑन या फिर अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती नजर आएगी? आई थिंक मेरा सेंस है कि ओवरऑल जितने भी रिस्क है सब पीक आउट हो चुके हैं। आगे जाके आपको सभी सेक्टर्स में रिलेटिवली अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो जिस तरीके की प्राइस का ट्रम्प बात कर रहे हैं वो फीजिबल नहीं है, एटलीस्ट जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है। इनोवेटर्स के लिए पॉसिबल है, बट इनोवेटर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो इंडियन कंपनीज उस सेगमेंट में आती नहीं है ज्यादा। एंड सिमिलरली आई थिंक जो भी बीटन डाउन सेक्टर्स हैं जहां पे भी 30 या 40% का हमने करेक्शन देखा है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। अभी फॉर एग्जाम्पल IT में टॉप से करीब 25% करेक्शन था। एक्सपेक्टेशन ये था कि FY26 वॉश आउट ईयर हो जाएगा, बट अगर US चाइना का ट्रेड डील हो जाता है तो कहीं ना कहीं शायद चांसेस है कि US रिसेशन अवॉइड कर पाएगा एंड वो IT के लिए मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली मेटल्स में अगर आप देखें तो मेटल में जो इंपोर्ट्स थे वो 10 ईयर हाई पे थे। अगर चाइना के मार्केट थोड़े बेटर करते हैं, प्लस अगर हमारे जो एंटी डंपिंग या जो सेफगार्ड ड्यूटी 12% की लगाई है उसकी वजह से ऑलरेडी प्राइसेस थोड़े इंप्रूव हो गए। तो आई थिंक मेटल एक अलग सेक्टर है कि जहां पे आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। सिमिलरली सीमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो एबिटा पर टन के इंप्रूवमेंट है काफी सिग्निफिकेंट है। FY26 हमें लगता है कि ओवरऑल नॉर्मल ईयर होगा, वॉल्यूम ग्रोथ एंड प्राइसिंग ग्रोथ थोड़ा पिकअप करेगी, तो इन जनरल वो सब भी होगा। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि इधर से आगे जाके मार्केट अच्छा ही करेगा। मैं ये नहीं कहता कि नए हाई बन सकते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी, बट कंस्ट्रक्टिवली अगर देखें तो जितने भी सेक्टर्स थे जिसमें FIs नेगेटिव थे, चाहे वो आपके बैंक्स हो, दे आर नो लॉन्गर नेगेटिव। रिलायंस में हमने ऑलरेडी सेलिंग देखी बिकॉज ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा FI आउटफ्लो था सेक्टोरली। सिमिलरली आई थिंक IT एक लास्ट सेक्टर था जहां पे करीब 25% का डिक्लाइन देखा गया था।
काफी सारे शॉर्ट्स थे सिस्टम में। तो मेरे हिसाब से जितने भी आपके इंडेक्स में हैवी वेट्स हैं वो सब उनका रास्ता काफी क्लियर होता जा रहा है। तो मैं मानना चाहूंगा कि आगे के आपको अच्छे ही रिटर्न मिलेंगे। एंड इम्पेडिमेंट्स के हिसाब से मैं बात करूं तो मुझे रिलेटिवली कम नजर आते हैं। बाधाएं कम हैं, आगे रिटर्न अच्छे मिलेंगे आईटी में। और हमने देखा था कि 29,000 के नीचे के आसपास आ गया था निफ्टी का आईटी इंडेक्स, और वहां से रिकवर करके अब 38,000 के ऊपर है। 6-6.5% का उछाल सिंगल डे में, इतनी बेहतरीन सत्र आज आईटी के लिए बीत रहा है। निफ्टी करीब 950 अंक ऊपर है, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 1850 अंकों की शानदार तेजी है। श्रीकांत जी, 25,000 का दर्शन होने की संभावना कितनी दिख रही है आपको? और किसी को अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना हो, इस वक्त 8-10 मिनट का समय रह गया है, आप कहां पर लेने की सलाह देंगे, या फिर अवॉइड करें अभी फ्रेश ट्रेड? नहीं, देखिए, अगर 24,950 अगर आ गया है तो इट इज एज गुड एज 25,000 ही हम लोग आ चुके हैं। और ये जो तेजी बनी है वो मैं कहूंगा कि अनइंटरप्टेड है। 1000 पॉइंट की तेजी बहुत ही अच्छा है। मैं कहूंगा कि इन लेवल लॉन्ग पोजीशंस लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है। बट यस, अगर यहाँ पे अगर पोजिशनल व्यू हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल पोजिशनल व्यू, यानी कि कम से कम यहाँ से 7 से 8 दिन का व्यू होना चाहिए, तभी जाके इसमें ट्रेड लिया जा सकता है। और हमें लगता है कि अभी जो नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे मार्केट के वो 25,500 के रहेंगे। उसके पीछे अगेन जहां पे भी वीकनेस थी वो सेक्टर्स में तेजी बन सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि करंट लेवल से शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 या 2 दिन का ट्रेड लेने से बचे। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बिल्कुल अपना सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में मैं कहूंगा कि इट इज एज गुड एज वी रीच टू 25,000 लेवल्स। ठीक है, 25,000 मान लीजिए आ गया, थोड़ी सी दूर रह गया है, अब 50-60 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है। चलिए, बाजार बंद होने में 7 मिनट के आसपास समय है, लेकिन कुछ शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक बार जरा हीरो मोटो का चार्ट आप जरा चेक कीजिए, इसके भी नतीजे कल आएंगे। और जो अनुमान हमारे पास है उसके मुताबिक आय में करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, मुनाफा करीब 8% की, और अगर हम मार्जिन की बात करें वो थोड़े सबड्यूड रहेंगे। ये भी वो सेक्टर है जो रिकवरी वाले फेज में आ रहा है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा करेक्शन देखा था टू व्हीलर शेयरों में। हीरो मोटो आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए इसमें? डेली के चार्ट्स पर बाइंग का ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से इसने बेस फॉर्मेशन बनाया है उस हिसाब से इसमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी मजबूती बनी रहेगी। अगर हम दूसरे इंडिकेटर पे नजर डालते हैं, जैसे कि RSI स्टोकेस्टिक, वहां से भी पॉजिटिव रुझान मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 4,000 का एक अच्छा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर सस्टेन अगर ये स्टॉक होता है तो वहां से फिर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंट दिखाई देंगे, जो कि इस स्टॉक को पुश करेंगे 4,300 लेवल के आसपास। और अगर ये 4,300 के लेवल्स निकालता है देन 4,500 के भी लेवल्स हम हीरो मोटो को में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए ये काफी अच्छा है, और आने वाले समय में स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। ठीक है, हीरो मोटो में अच्छे रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। 4,000 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं। एक और शेयर जो रिकवर तो लोअर लेवल से किया और उसके बाद एक रेंज में फंसा, थोड़ा वोलेटाइल रहा, लेकिन आज गियर चेंज किया है ट्रेंट लिमिटेड ने। 5,450 रुपए के आसपास के प्राइसेस दिखेंगे। अच्छी पैरेंटीज है, ट्रेंट की, टाटा ग्रुप की कंपनी है। 8,000 रुपए के आसपास हमने भाव देखे थे, और उसके बाद शेयर गिर के 4,000 के आसपास आया था, वहां से सुधर रहा है। पंकज सर, ट्रेंट को लेकर आप कितने बुलिश हैं और क्या सलाह देंगे इसके निवेशकों को? ट्रेंट में अगर आप एक ही चैलेंज आता है, वो ये है कि इसका वैल्यूएशन अगर आप फॉरवर्ड में देखें तो करीब 75 टाइम्स है, जो कि काफी और भी किसी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक से एक्सपेंसिव है। हालांकि ये कंपनी की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन है कि करीब 6% मेंटेन रहेगी, क्योंकि कंपनी थोड़े नए जूडियो तरीके के स्टोर ओपन कर रही है, तो ओवरऑल मार्जिन जो एक्सपेंशन है वो होगा। बट कहीं ना कहीं लाइक टू लाइक सेल्स जो ग्रोथ है वो पिछले 3-4 क्वार्टर से कम हो रही है, एंड वही एक ट्रेंड निकल के आएगा। क्योंकि ये स्टॉक महंगा है तो मैं इस पे बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करना चाहूंगा, बट मेरे हिसाब से जैसे अभी ओवरऑल जियोपॉलिटिकल वरीज आपकी थोड़ी रिसीड हो रही हैं, गोल्ड प्राइसेस करेक्ट होगा, तो मेरे हिसाब से ये टाइटन के लिए अच्छा मौका है ऑन दी कंजम्पशन साइड, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट 15 से 20% ग्रोथ का बात कर रहा है। प्लस जो भी थोड़ा बहुत डिमांड को डेंट आया था बिकॉज ऑफ हायर गोल्ड प्राइसेस, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि आपके जो वेडिंग डेज हैं वो इस साल थोड़े ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। तो ट्रेंड के कंपैरिजन में मैं टाइटन प्रेफर करूंगा।
ट्रेंट और टाइटन इन दोनों पे नज़र रहेगी, खास करके जो प्राइसेस गिर रहे हैं गोल्ड के, उससे बेनिफिट जो है आपको टाइटन में देखने मिल सकता है, खास करके उनके ज्वेलरी डिविजन को लेके। लेकिन सिप्ला पे भी जो है अर्निंग्स कल आने वाले, उनके एक बार प्रीव्यू में से बता देता हूँ। रेवेन्यूज़ लगभग 10% का जो एक्सपेक्टेशन ग्रोथ का है। एबिटा में देखिए 37% का उछाल देखने मिल रहा है। लार्जली अच्छे नंबर्स आएंगे, एक्सपेक्टेशन तो यही है। लेकिन जो यूएस मार्केट है उस पे नज़र ज़्यादा रहेगा, वो स्टेबल एक्सपेक्टेशन से ग्रोथ हो सकती है। रेव लिमिट यहाँ पे अच्छी कंट्रीब्यूशन आ सकती है, और जो लैंड रिलेटेड सेल्स है उस पे जो है बाजार की पूरी नज़र रहने वाली है। कंपनी बोली है कि जो यूएस बिजनेस की नॉर्मलेंसी है वो 2025 में देखने मिल सकती है। भारत की सेल्स लगभग 10 से 13% का अनुमान है। वही यूरोपियन यूनियन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो 9% का रहेगा। जो आप कह सकते हैं जो मार्जिन्स की एड है वो यूएस सेल से आने वाली है। और दो अहम बातें जिस पर नज़र होनी चाहिए, सबसे पहला है कि जो क्या प्रोग्रेस हो रहा है इन्हेलेशन और पेप्टाइड एसेट्स को लेकर यूएस मार्केट में, जेनरिक का, और सेमाग्लूटाइड यहाँ पे जो वेट कम करने वाले जो होते हैं प्रोडक्ट्स, उस पे नज़र रहेगी भारत के मार्केट को लेके सिप्ला में। और जो सागा सेगमेंट में फील्ड फोर्स एक्सपेंशन और नए इंट्रोडक्शन जो ओवरऑल आप कहेंगे उनके दवाई के, उस पर भी रहेगी। जल्दी से श्रीकांत जी टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं सिप्ला का, जल्दी से बताएं कि मार्केट में भी क्लोज होने वाला, 2 मिनट बाकी है। तो एक बार श्रीकांत जी जल्दी से बताएं सिप्ला पे क्या आपकी राय रहेगी। वैसे देखा जाए तो आज का फॉर्मेशन सिप्ला का काफी बुलिश है। इसने काफी अच्छी तरीके से हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है अराउंड 1475, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 1620-30 के रेंज में जा सकता है। वहां पे इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि अगर कोई पोजीशन हो लॉन्ग की, खरीदारी की, तो उसे उसमें बने रहे। और फाइनल स्टॉप लॉस आप रखे यहाँ पे 1475 रुपए का। इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताएं। फार्मा के एक बार आप गेनर्स भी देख लीजिए। और याद रखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स जब शुरू किया था तो भारी गिरावट आया था, लेकिन जो रिकवरी आई है उसमें स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। अब जो है मार्केट की क्लोजिंग आ रही है, और हम बता दें कि आज एक शानदार जो है मूव मार्केट्स में देखने मिला था। ऑफकोर्स जो भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर था, और आप कह सकते हैं कह सकते हैं चाइना और यूएस का जो जिस तरह ट्रीटी हुआ है आपके वॉर को लेके, टैरिफ्स को लेके, उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। सारे स्टॉक्स देखें निफ्टी 50 के तो ऑलमोस्ट 48 स्टॉक्स जो है हरे निशान में है। और जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 9:1 एडवांसेस लेवल पे है। ब्रॉडर इंडेक्सेस में भी तेज़ी देखने मिली है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लीजिए या निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लीजिए, यहाँ पे जो है अच्छी तेज़ी देखने मिली है। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी बहुत एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो सारे ही सेगमेंट्स में सेक्टोरली बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिला है, खासकर कि आईटी स्पेस में जो है 6% से ज़्यादा का उछाल आया है। इसके अलावा मेटल में भी जो है जिस तरह चाइना में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसमें एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। भारत का जो विक्स है वो भी जो है बहुत गिरा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंफर्टेबल लेवल्स पे 18 पे आ चुका है, और लगभग 20% से ज़्यादा का गिरावट देखने मिला है। तो मैक्रोस जो है भारत का इम्प्रूव कर गया है, और ओवरऑल जो है आप कहेंगे कि सारे ब्रॉडर इंडेसेस या बेंचमार्क इंडेसेस दोनों में ही तेज़ी आई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एनएससी की बता देता हूँ, रेशियो ऑलमोस्ट 10:1 का है, और सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आई है। और फार्मा इंडेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी आई है, और ऑलमोस्ट वो रिकवर कर गया है दिन के ट्रेड में। और अब जो है मार्केट की क्लोजर होगी, और आप देखिए सबसे बेहतरीन जो इंट्राडे गेन है पिछले 4 साल में वो हमें देखने मिली है मार्केट्स में। ऑलमोस्ट डेज हाई लेवल पे जो है मार्केट्स का क्लोज हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ फ्लो है, और आज शानदार दिन है सबके लिए। लेकिन आज के लिए जो है हम क्लोजिंग कॉल्स को रैप अप करते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला, श्रीकांत चौहान और पंकज पांडे, आप तीनों का जो है शुक्रिया, आपने हमारे साथ जुड़े इस शो में। और इसके अलावा हम मेरे सहयोगी मानसी और अभिषेक, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप लेकिन हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश में बने रहिए। धन्यवाद।